वेलकम मेरे बच्चों। हम लोग अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर उपस्थित हैं। हकीकत तो ये है बच्चों कि जिस विषय को हम यहाँ पेन डाउन करके आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, ये विषय ऑनलाइन शिक्षण का नहीं है। ये जब विद्यार्थी और अध्यापक आमने सामने होते हैं तो इनका विस्तार से इनके एक एक पॉइंट्स को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करके उनको क्लियर करने में ज़्यादा सुविधा होती है और वे विषय स्वयमेव क्लियर होते चले जाते हैं। चूँकि कोरोना काल ने सबको बाधित कर दिया है तो हमारा शिक्षण भी बाधित ही है। फिर भी हम लोग इस बाधा पर संघर्ष करते हुए शिक्षा की सहूलियत अधिक से अधिक स्थापित करने के हेतु इस नवीनतम संचार माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात हो गई है कि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है बच्चों। जितना खुल के पढ़ाना है, स्वास्थ्य गड़बड़ होने से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ से कुछ संकेत दे रहा हूँ, उनको आप गौर से देखिए, समझिए कि हमारी यहाँ पर आज हम एक चीज़ का चर्चा करेंगे केवल कि हमारी मात्राओं में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं और मात्रा परिवर्तन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सावधानी, क्या क्या किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ मात्राओं में हेर फेर हो जाते हैं। इनका एक मोटा मोटा सा, इनका कोई विस्तार विश्लेषण हम नहीं कर रहे हैं, मात्र आपके सूचनार्थ ये संप्रेषित कर रहा हूँ कि आप इनसे एक अंदाज़ा लगाएंगे और अपने अध्ययन को समुचित दिशा दे पाएंगे और जो त्रुटियां हैं उनमें सुधार हो। तो सबसे पहले हम वर्तनी में स्वर शुद्धि, वर्तनी शुद्धि की जगह ये क्या है, स्वर शुद्धि। ये जो स्वर का भाग है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि हमारे शब्द में स्वर कहाँ कहाँ परिवर्तित होते हैं, किन किन कारणों से परिवर्तित हो जाते हैं। मेरे बच्चों, हमने आप लोगों को बताया है कि शब्द के दो प्रकृति हैं, एक परिवर्तनीय, एक अपरिवर्तनीय, जिनको हम विकारी और अविकारी कहते हैं। विकारी शब्दों में लिंग का, वचन का और कारक का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से शब्द का जो कलेवर है उसमें परिवर्तन होता है। वही परिवर्तन, उसी परिवर्तन की समुचित जानकारी न होने से हमारे लेखन में वर्तनी की त्रुटियां आती हैं। तो अपने वर्तनी की त्रुटियों को प्रांजल, विशुद्ध और परिमार्जित करने के लिए हमें वचन, कारक और लिंग संबंधी परिवर्तनों का, विकारों का यथोचित ज्ञान होना चाहिए, जिसके अभाव में हम अपनी भाषा में मौखिक रूप में चाहे लिखित रूप में त्रुटियां करते रहते हैं। वस्तुतः बच्चों, यह विषय प्रत्यक्ष शिक्षण का है, दूरस्थ यानी ऑनलाइन का ये विषय नहीं है, क्योंकि इसमें अभ्यास अनिवार्य है और अभ्यास के लिए समय भी चाहिए और उपस्थिति भी चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहिए। फिर भी मैं इन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यथाशक्ति। थोड़ी पढ़ाने में हमारी कमियां अगर आपको दिखें तो गौर मत करना,
क्योंकि बेटा मैं बुखार और सर दर्द से परेशान हूँ। ये मत समझना कि कोरोना हुआ है, कोरोना से बचा हुआ हूँ, लेकिन बस केवल अस्वस्थता है, कमजोरी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं बच्चों। वर्तनी में स्वर परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, उसमें सबसे पहले हम उपसर्ग को देखेंगे। उपसर्गों का जब हम उपयोग करते हैं तो बहुत सारे स्वरों में परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है। जैसे हमने माना अति। अब यहाँ पर आपको गौर करना पड़ेगा कि अति उपसर्ग से बने हुए शब्दों का जो पहला पद का जो प्रारंभ होगा वो छोटी ई से ही होगा, कहीं बड़ी ई से आप मत कीजिएगा। जैसे अति है, अतिसार, अतिशय, तो अति में बड़ी ई नहीं लगेगी, हमेशा छोटी ई ही लगेगी। अधि, अधिकारी, अधियोग, अधिगमन, सब में छोटी ई ही रहेगी, क्योंकि इन उपसर्गों से बने हुए शब्दों में इस उपसर्ग की मात्राएं जहां की तहां रहेंगी। हमेशा याद रखिएगा कि जिसमें अति से बना है तो इनकी मात्रा अपने जगह रहेगी। इनसे निर्मित शब्दों में इनके जो स्वर हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे। कु को ले लीजिए तो कुकर्मी, कुचाली, कुव्यवस्था, कुरूप, सब में छोटा ऊ ही होगा, कुरूप नहीं हो सकता, कुरूप ही होगा, क्योंकि वो उपसर्ग क्या है, छोटा ऊ है, कु है, वही है। तो वही एक ऐसा विषय है कि इसमें जो विसर्ग देख रहे हैं ये विसर्ग र भी बन सकता है। जब आप इसमें विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग का दो परिवर्तन होता है, घोष के साथ दो परिवर्तन होते हैं, विसर्ग का ओ बनना और विसर्ग का र बनना। अगर विसर्ग प्लस घोष है तो अब यहाँ देखना है कि विसर्ग किस पर लगा है। अगर अकारांत विसर्ग प्लस घोष है, यानी आ पर विसर्ग और उसके बाद घोष आएगा तो ओ बनेगा। जैसे मनः रथ, मनोरथ हो जाएगा। यशः दा, यशोदा हो जाएगा। तो अकारांत विसर्ग प्लस घोष बराबर ओ। वहीं पे यदि अकारांत को छोड़ भिन्न स्वर पर विसर्ग हो प्लस घोष आए तो विसर्ग र बन जाएगा। जैसे दुह, अब दुह पर देखो ऊपर विसर्ग लगा है और घोष आ गया गमन, दुह गमन, क्या हो जाएगा, दुर्गमन। दुहयोग, दुर्योग। अब यहां पर ये देखना है कि ये जो विसर्ग है ये विसर्ग किससे मिलेगा, ठीक है ना। अब मान लो आ गया बहिर्गमन, क्या लिखा हमने, बहिर्गमन। ये देखिए बहिर्गमन, इसका जो छोटी ई है वो अपनी जगह पर है, विसर्ग का परिवर्तन र में हो करके इसके ऊपर चला गया, ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहीं पर हम लिखेंगे बहिष्कार तो यही विसर्ग क्या बन गया, स बन गया, क्योंकि विसर्ग तीनों स बनता है। आप लोगों को वर्ण पढ़ाते समय मैं बिल्कुल क्लियर पढ़ाया हूं। विसर्गीय व्यंजन, विसर्गीय व्यंजन कौन कौन से थे, श, श, स, अ, ये विसर्गीय व्यंजन रहे हैं, तो उनका भी परिवर्तन कैसे होगा, वो अपने जगह होगा। लेकिन मेन चीज क्या है, ई, ये जो ई है ये अपने जगह रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा।
तो वही से बने हुए जितने भी शब्द होंगे उनकी मात्रा आप हमेशा याद रखिएगा। उनमें अगर ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपकी मात्रा गलत नहीं होगी। उसी तरह से चिर, चिरायु, चिरकाल, चिर प्रसिद्ध। तो अब यहां पर चीर प्रसिद्ध, चीर आयु नहीं होगा। अगर आपको ये पता है कि चिर उपसर्ग से बना है तो इसकी मात्रा अपने जगह परफेक्ट रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। नी, वो चाहे निकम्मा हो, चाहे निगोड़ा हो, चाहे नियोग हो, हमेशा छोटी ई की मात्रा अपने स्थान पर रहेगी। ध्यान आपको सिर्फ यही देना है कि हमारा उपसर्ग कौन सा है, उस उपसर्ग में लगी हुई मात्रा क्या थी, दीर्घ थी कि ह्रस्व थी। तो अगर आपको इसका ज्ञान होगा तो कोई भी उससे बना हुआ शब्द की मात्रिक त्रुटियां आप नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों, अब इनमें कई, इसमें संधियां भी आएंगी, जैसे अनु है, अनुकूल, अनुसार, अन्वय भी आएगा। ये हम वर्ण परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन जब हम पढ़ाएंगे उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों ये उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों की मात्राओं पर अगर आप ध्यान रखेंगे और इन उपसर्गों की मात्राएं अगर आपके मस्तिष्क में हैं, इन उपसर्गों से बने हुए शब्दों को आप कभी गलत नहीं लिख सकते हो। अतः उपसर्गों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। इससे स्वर में परिवर्तन और अशुद्धियां आती हैं। उन अशुद्धियों से बचने के लिए आपको उपसर्गों के इन पदों पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा आता है प्रत्यय। प्रत्यय भी हमारे स्वरों में परिवर्तन ला जाते हैं। जो मूल शब्द में लगे हुए स्वर होते हैं, प्रत्ययों के कारण उनमें भी परिवर्तन होता है। अगर इस परिवर्तन को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे वर्तनी की त्रुटियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। ठीक बच्चों, जैसे मान लो इक को लेकर के चलें तो इक एक ऐसा प्रत्यय है कि ये मूल शब्द में जब भी लगेगा तो मूल शब्द का आदि स्वर, आदि स्वर मतलब प्रारंभिक स्वर, मूल शब्द का आदि स्वर वृद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि। ये वृद्धि क्या है भाई? दीर्घ स्वर है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री। मूल स्वर है अ ई उ ऊ। गुण स्वर है ए और ओ। वृद्धि स्वर कौन है? जो वृद्धि संधि से बने हैं, आई, औ और आ। तो इक प्रत्यय जिस भी पद में या शब्द में जुड़ेगा, उस शब्द का जो आदि स्वर होगा, अगर वो अ होगा तो आ हो जाएगा, ई होगा तो आई हो जाएगा, उ होगा तो औ हो जाएगा। ठीक है ना? इक प्रत्यय में यहां पर ध्यान रखिएगा। इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि हम लोग उपसर्ग का चर्चा कर लिए हैं। अतः हम उपसर्ग का ये स्थान हटा देते हैं। इक से हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा अर्थ, अर्थ प्लस इक। अर्थ में हमने क्या जोड़ा? इक। तो अब ये देखिए, जो अ है ये वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। तो ये क्या हो गया? आर्थ प्लस इक, तो ई लग गया यहां, अक्का आ गया, आर्थिक हो जाएगा। अपराध इक, आपराधिक हो जाएगा। अपराध इक, आपराधिक हो जाएगा। इसी तरह से
अगर ऊ को देखेंगे या ई को देखेंगे, जैसे हमने यहां लिखा इतिहास प्लस इक, अब इक प्रत्यय लगा, ई का वृद्धि होगा, वृद्धि क्या हो जाएगा, ये आय, तो यह क्या हो गया, ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक हो गया, ई आय में बदल जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए ऊ को भी देख लेते हैं। हमने यहां लिखा उपचार इक, ऊ क्या हो जाएगा, औ पचारिक, उपचार इक औपचारिक, ये ऊ औ में बदल गया। ठीक दोस्तों, तो हमें एक पता होना चाहिए कि अगर किसी पद के पीछे इक लगा है तो उसके आगे का आदि स्वर हमेशा क्या होगा, वृद्धि का होगा। और इक में छोटी ई है, यहां पर देखिए, यहां पर री पर भी छोटी ई लगा। जितने भी आपने अभी शब्द बनाए, आपराधिक, तो ध पर भी छोटी ई है और वो आ बना हुआ, इक के साथ वो जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ईता है, इत है, इया है, इला है, आरी है, तमाम सैकड़ों ऐसे प्रत्यय हैं जिनके लगने से हमारे स्वरों में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आरी से शुरू करते हैं, तो आरी में हमने पूजा में आ है, लेकिन पुजारी लगाते ही बड़ी री हो गई, और ये जो बड़ा ऊ है वो क्या बन गया, छोटा ऊ हो गया। यह पूजा है ना, क्या हो गया, पुजारी। जुआ, तो जौ में भी बड़ा ऊ है, जुआ प्लस आरी क्या हो गया, जुआरी, छोटा ऊ हो जाएगा। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए मेरे मित्रों। इला में आते हैं, अब देखो यहां कांटा है, बड़ा आ है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये कटीला हो जाएगा, कटीला नहीं, कटीला, क्योंकि ईला है और आ ई में बदल गया। टॉ पर क्या लगा है, आ, अब टॉ पर क्या लग गया, ई, कौन सी, बड़ी ई, तो कांटा प्लस ईला, कटीला, परिवर्तन आएगा। इला में भी, इया में देखिए, बेटी बड़ी ई है और बिटिया छोटी ई बना दिया। इत में कंटकित, क्या बन गया, कंटकित, कांटा से कंटकित, कांटा में क्या था, आ है, यहां क्या है, कंटकित हो गया, अ खत्म होकर इत में परिवर्तित हो गया। इस तरह से मेरे बच्चों ये प्रत्यय का हमारा रूप है। तमाम प्रत्यय हैं जिनके मूल शब्द में जुड़ने पर मूल शब्द के स्वरों में परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन का ज्ञान हमें होना चाहिए। यही ज्ञान हमको वर्तनी की अशुद्धता से बचाता है। मेरे प्रिय छात्रों, ये अभ्यास पर निर्भर है। अनभ्यासे विषम विद्या, जिस किसी चीज का अभ्यास करेंगे वही आपको सरस महसूस होगा, और जिन चीज़ों का अभ्यास आप नहीं करेंगे वो विष की तरह आपको बुरा लगेगा। तो अभ्यास करें। अभ्यास करने का हम तरीका बता सकते हैं बाबू, सो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी होगी प्रत्यय पढ़ने में, उपसर्ग पढ़ने में। अब आते हैं हम वचन की स्थिति क्या बनती है। अब देखो बाबू, इनमें हम वचन, कारक और लिंग तीनों का ही समावेश
इनमें हुआ है, हम इनको भी यथाशक्ति स्पष्ट कर रहे हैं। थोड़ा स्वस्थ होने के कारण मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा हूँ बच्चों, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि विषय को हम संक्षेप में कम से कम में करके और अभ्यास के लिए हम आपको कुछ चीज़ें दे सकें। इसी वीडियो पर मैंने कल बोला था, लेकिन कल संसाधनों के अभाव बस नहीं कर पाया। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर के बाद हम आपको कुछ केवल स्वर संबंधी, व्यंजन चलेगा तो व्यंजन संबंधी, जितना हमने आपको कल वाली वीडियो में टॉपिक्स दिए, हर टॉपिक के अभ्यास आपको अलग अलग दूंगा। अब हम आते हैं यहाँ पर वचन में। वचन परिवर्तन दो विधाओं से होता है मेरे मित्रों, एक कारक रहित और कारक सहित। क्योंकि वचन का सीधा सा तात्पर्य है, वचन कभी शब्द पर नहीं लगता। वचन कभी शब्द पर नहीं लगता, वचन सदैव पद पे लगता है। वचन सदैव पद पर लगता है। तो लिंग, वचन और कारक ये तीनों एक ही स्थिति के हैं, ये हमेशा वाक्य जनित और वाक्यगत ही रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ में जोड़ दिए हैं और उन्हीं के अंतर्गत आप देखिएगा, जैसे कारक रहित अगर पुल्लिंग आ है, आकारांत शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा शब्द कारक रहित पुल्लिंग और आकारांत है, ध्यान दीजिएगा, तो उसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए लग जाएगा। कारक रहित पुल्लिंग आकारांत का बहुवचन हमेशा ए से बनेगा। जैसे बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, भाला, भाले। अब यहां भालों नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भालों कारक सहित होगा, अब भाले कारक रहित होगा। घोड़ा, घोड़े ये कारक रहित होगा, और घोड़ों ये कारक सहित होगा। अब हमको ध्यान देना है कि हमारे वाक्य में जो पद है वो कारक रहित है या कारक सहित है। अगर वो कारक रहित है और वहां पर घोड़ों का या बच्चों का या बेटों का ओ प्रत्यय लगा हुआ होगा तो वह हमारा पद गलत होगा, वह वाक्य अशुद्ध होगा। ठीक है ना? तो हमें हमेशा वाक्य में देखना है कि ये कारक सहित है कि कारक रहित है। अगर कारक सहित होगा, अरे कारक रहित होगा और आकारांत होगा तो उसमें क्या लग जाएगा? ए। बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, भाला, भाले, बोरा, बोरे आदि। अब अगर वही कारक रहित स्त्रीलिंग आकारांत है, पद क्या है? कारक रहित है, स्त्रीलिंग और आकारांत है, तो उसमें एक जगह क्या लग जाएगा? ए। जैसे नहर, नहरें, बोतल, बोतलें, सड़क, सड़कें, किताब, किताबें। ठीक है मित्रों? तो ए का प्रयोग होगा, यहां ए का प्रयोग होगा। पुल्लिंग में ए और स्त्रीलिंग में ए। ये परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन का हमें ज्ञान होगा तो हमारी वर्तनी कभी भी अशुद्ध नहीं होगी और वाक्य में भी हमारे अंदर पकड़ने की क्षमता होगी कि वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्योंकि क्या होता है कि वाक्य, अशुद्ध वाक्य का गठन करते समय इसी तरह की छोटी छोटी चीजों को लोग मेंशन कर लेते हैं विद्यार्थी के परीक्षण के लिए कि विद्यार्थियों का ज्ञान वहां पर है या नहीं। तो लिखना बेटों, लिखा हुआ बेटे, तो इसका मतलब है कि अगर कारक सहित है तो बेटे गलत है और अगर कारक रहित है तो बेटों गलत है। इससे आप अपने वाक्य की शुद्धता का परिमार्जन कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से कारक रहित और कारक सहित में होगी। अगर यही स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग है
तो यहाँ हो जाएगा जैसे बेटी बेटियां, घोड़ी घोड़ियां, नदी नदियां। पर ये क्या होंगी? ये कारक रहित होंगी, कारक सहित नहीं होंगी। वाक्य शोधन के समय इन चीजों का बहुत माइन्यूट ढंग से ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं कारक सहित पे। कारक सहित होने के बाद हमारे पदों में क्या परिवर्तन होते हैं उनको हम लोग गौर करते हैं, देखते हैं। यहां पे यदि पद कारक सहित पुल्लिंग आकारांत है तो क्या लगेगा? ओ। क्या लगेगा? ये ओ। कहां लगेगा? पद कारक सहित हो और अकारांत हो। पद कारक सहित हो और अकारांत हो तो क्या लगेगा? ओ। घर घरों, घोड़ा घोड़ों, बोरा बोरों, चोर चोरों। देखिए यहां पर घोड़े मैंने कहीं लिखा था, जैसे बेटा बेटी है ना, यहां पर घोड़े होगा, यहां घोड़ों होगा। क्योंकि अगर यहां पर घोड़े या बेटों, यहां बेटे हैं यहां बेटों होगा, क्योंकि बेटे कारक रहित है, अब बेटों कारक सहित है। इसका ध्यान रखेंगे। वाक्य का भी हम शोधन कर लेंगे, अपनी वर्तनी का भी शोधन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब अगर आते हैं कि पद हमारा कारक सहित उकारांत है, पद हमारा कारक सहित उकारांत है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उकारांत है, तो क्या होगा? ओ का ही प्रयोग होगा। जैसे गुरु गुरुओं, डाकू डाकुओं। अब देखो यहां पर गुरु में बड़ा गुरु गुरु, डाकू यहां पर छोटा हो गया, ओ लगते ही इसके स्वर में भी परिवर्तन आया। डाकू के क के पर कौन सा ऊ लगाता है? छोटा हो कि बड़ा हो? बड़ा ऊ लगता है ना, लेकिन ओ लगते यहां किसका परिवर्तन हो गया? छोटा ऊ हो गया। साधु साधु, यहां क्या हो गया? साधुओं, स्वर का भी परिवर्तन हो गया और वो भी लग गया। भालू बड़ा ऊ है, भालुओं छोटा ऊ हो गया। बहुवचन बनते समय बहुत से पद बहुवचनीय प्रत्ययों के कारण दीर्घता से ह्रस्वता में परिवर्तित होते हैं। हमने बहुत जगह आपको बताया था, जैसे नदी, क्या अभी मिटाया था मैं? नदी नदियों, स्त्री स्त्रियों, बना ना, बड़ी ई से छोटी ई में परिवर्तित हो गया। इन चीजों को गौर करते आप चलेंगे। यहां देखिए स्त्रीलिंग है, नदी क्या है? नदी पर छोटी ई है, अरे बड़ी ई है नदी, लेकिन यहां क्या हो गया? नदियों, छोटी ई हो गया। स्त्री, स्त्री में बड़ी ई है, ओ प्रत्यय लगा, क्या हो गया? स्त्रियों, छोटी ई हो गया। लड़की बड़ी ई है, ओ प्रत्यय लगा, क्या बन गया? लड़कियों। सब में छोटी ई का परिवर्तन हुआ, आप देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों, ये जो कुछ कारक हैं वो अपने जगह हैं, ठीक है। इन पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको इसमें दो फायदे होंगे। नंबर एक, वर्तनी की शुद्धता क्या, समुचित जानकारी होगी। नंबर दो, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध के चयन करने में आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, सहयोग मिलेगा, क्योंकि वाक्य में कोई ऐसा गलत शब्द नहीं लिखा जाता जिसे कि आप दिखते ही पहचान लें, ठीक है मित्रों। उसमें ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों की कमियां
कर दी जाती हैं जहां अधिकतर बच्चों का ध्यान न जाए। अगर हम इन चीज़ों को जानेंगे, अच्छे से इनका अभ्यास कर लेंगे, तो अपनी वर्तनी को तो हम सुधार ही लेंगे और जो वाक्य है, वाक्य का शोधन भी हम आराम से कर लेंगे। तो मेरे बच्चों, आज की ये जो क्लास है ये केवल स्वर परिवर्तन के कारक, स्वर परिवर्तन के कारक, तो स्वर परिवर्तन के कारक में उपसर्ग भी आता है, प्रत्यय भी आता है, वचन भी आता है, कारक भी आता है और लिंग भी आता है। तो इनके परिवर्तन क्या क्या हैं, मूल शब्द का क्या रूप है, ये लगते हैं तो मूल शब्द के रूप में क्या परिवर्तन होता है, इसका आप अभ्यास कर लें। कुछ अभ्यास के मटेरियल्स हम आपको दे रहे हैं आज, उनका आप ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। कल वाली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि व्यंजन को डिसाइड करते हुए हम सीधे शब्द पर चले। शब्द और वाक्य, इन दो स्तरों पर और कौन कौन सी अशुद्धता होती है, उनमें कैसे हम सुधार लाएंगे, इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों, हमारा साहस, हमारी ऊर्जा आप लोग हैं। आप लोगों की प्रसन्नता, आप लोगों की प्रसन्नता का जो प्राकट्य है, उससे हमें एक ऊर्जा मिलेगी। अतः आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हों तो इनको शेयर प्लीज़ ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब। ये जो सारी चीज़ें इस आधुनिक संचार माध्यम के लिए अनिवार्य हैं, बेटा उनको आप लोग करते रहें। स्वस्थ होते ही अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो इसका विस्तार हम और कर देंगे और बेहतर बना देंगे। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद मेरे बच्चों।